स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई इन 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वाज स्टेट्स ऑफ अलार्म। द किंग कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इन द सिटी। रूमर्स spread that would soon order to the army open fire. Citizens, some 7,000 men and women, gathered in the front of town hall and decided to form a people militia. दे ब्रोक इंटू द नंबर्स ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग इन द सर्च ऑफ आर्म्स। तो ये कहानी जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन ये शुरू होती है 14 जुलाई 1789 को। द सिटी ऑफ पेरिस, पेरिस जो क्या कहते हैं फ्रांस का जो कैपिटल, वहाँ पे द किंग कमांडेड, जो किंग है ना ऑर्डर देता है, अपने ट्रूप्स को भेजता है। ट्रूप्स मतलब होता है आर्मी सोल्जर्स, ठीक है, उनको भेजता है। और रूमर्स स्प्रेड आउट, सब जगह रूमर्स फैल जाता है। ऑर्डर ये कि आर्मी को बोला गया है कि ओपन फायर करना है, ठीक है। करीब 7,000 आदमी और वुमेन्स इकट्ठा होते हैं टाउन हॉल के सामने, ठीक है। दे ब्रोक इनटू नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग, और इसके कारण वो बहुत सारी बिल्डिंग क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। एंड सर्च ऑफ आर्म्स, आर्म्स मतलब हथियार ढूंढते हैं। फाइनली a group of several hundred people marched toward the eastern part of the city and stormed fortress prison, the Bastille, where they hoped to find hoarded ammunitions. और करीब 100 लोग अलग से मार्च कर रहे होते ईस्ट की तरफ, है ना। तूफान, स्ट्रॉम टू फोर्ट्रेस मतलब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे होते हैं। वेयर दे होप, उम्मीद कर रहे थे कि कहीं क्या मिल जाए, एम्यूनिशन। एम्यूनिशन मतलब हथियार, गोला बारूद। In armed fight followed, the commander Vestal was killed and prisoners released. और इसमें क्या हुआ कि जो उनका जो आर्मी था वो क्या हो गया, मार दिया गया, ठीक है। और प्रिजनर्स रिलीज कर दिए गए, बिकॉज दे वर ओनली 7 ऑफ देम। येट वेस्टाइल वॉज हेटेड बाई ऑल बिकॉज इट स्टूड despotic power of the king. The fortress was demolished and stone fragments were sold in the market to all those who wished to keep souvenir and destruction. और सारे टाइल्स वाइल्स मतलब दीवार जो ऑफिस था एक तरह से वो सारा तोड़ दिया, और उसके जो उसमें टाइल्स लगा था वो लोग कहाँ मार्केट में बेचने के लिए तैयार हो गए। तो ये देखो कुछ वहाँ पे पिक्चर भी बना हुआ है। द डेज डेट फॉलो सॉर राइटिंग बोथ, राइटिंग मतलब क्या होता है, दंगा दोनों तरफ, पेरिस एंड द कंट्री साइड, पेरिस और कंट्री साइड में भी हो रहा था, आसपास इलाकों में। मोस्ट ऑफ द पीपल प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड, ज़्यादातर लोग किसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, ब्रेड की कीमत बढ़ जाए। मच लेटर व्हेन द हिस्टोरियन लुक back upon the time they saw the beginning of chain events ultimately led into execution in the king of France, though people at the time did not anticipate this outcome. How and why did it happen? मतलब शुरुआती दौर में ऐसा कोई नहीं सोचा था कि इस तरह की कोई घटना होगी और इतना इस छोटी सी बात को लेके बहुत बड़ा बन जाएगा, ठीक है। तो उसी के बारे में हम एक क्या कहते हैं स्टोरी जो है फ्रेंच की वो पढ़ेंगे उसके बारे में, ठीक है। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी। तो हम पहले सोसाइटी के बारे में जान लेते हैं कि जो 18वीं शताब्दी में फ्रेंच की क्या मतलब किस तरह का माहौल था, सोशल लाइफ कैसा था, उसके बारे में, ठीक है। इन 1774 लुइस 16 जिसे कहते हैं, ठीक है, बर्बन फैमिली, कौन सी फैमिली से था वो, बर्बन फैमिली एंड किंग्स असेंडेड थ्रोन ऑफ फ्रांस। ही वॉज 20 years ओल्ड एंड मैरिड टू द ऑस्ट्रेलियन प्रिंस मैरी एंटीन्यूडो। और उसने शादी किससे किया था, मैरी एंटीन्यूडो, जो ऑस्ट्रेलियन थी, ऑस्ट्रेलियन नहीं ऑस्ट्रेलियन, ठीक है, ये अलग राज्य है। अपॉन द एसेजन ऑफ न्यू किंग फाउंड एम्प्टी टेम्परेचर, जब वो राजा बना तो खजाना एकदम क्या था, खाली था। लॉन्ग ईयर्स वॉर एंड ड्रेन द फाइनेंशियल रिसोर्स फ्रांस एडेड अ कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग extravagant court in immense place of versatiles. Under the Louis XVI, France helped to 13 American colonies and gained their independence from the common enemy Britain. तो इनका एक कॉमन एनिमी था ब्रिटेन, ठीक है। The war added more than billions of liveries and debt already risen more than 2 billions liveries. Lenders who have state credit now begin to charge 10%.
तो मतलब उनके पास क्या हुआ, क्योंकि बहुत लड़ाइयाँ हो चुकी थी, खजाने खाली थे, सब लोग मांगने आ रहे थे, है ना, पैसा अपना, को जो भी लेंडर्स है वो स्टेट क्रेडिट नाउ बिगिन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट। और उन्होंने कहा क्या था, अब लोन के बदले कितना परसेंट देना हुआ, 10%, पूरे लोन पे 10%। ठीक है। सो द फ्रेंच गवर्नमेंट obliged टू स्पेंड इंक्रीज परसेंटेज इंटरेस्ट पेमेंट एंड लोन to its meets regular expenses such as the cost of maintaining an army, court, running government offices, universities, state forced to increase taxes। तो अब कोई भी गवर्नमेंट होती है तो मतलब एग्जांपल तुम्हें को कल यहाँ का कलेक्टर बना दिया एग्जांपल, और तुम्हारे पास खजाने खाली हो, तो तुम क्या करोगे, जो भी पॉसिबल कदम हो सकता है गवर्नमेंट के तौर पे तुम फैसला लोगे। तो सबसे बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि तुम्हें कोर्ट तो चलाना ही होगा, लोग पब्लिक है, उनके जब कोर्ट नहीं चलाओगे तो तुम्हें कोई पोस्ट पे रहने देगा नहीं, तो उसके लिए तुम्हें रहना ही पड़ेगा। और भी जो बेसिक फैसिलिटी है वो तो तुमको चलाना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट, है ना। तो उन्होंने भी उसका उपाय, सबसे अच्छा उपाय क्या है, टैक्स बढ़ाना, है ना, हर चीज़ पे क्या कर देना, टैक्स बढ़ाना। तो ठीक है। येट द मेजर वुड नॉट हैव सफिशिएंट एंड फ्रेंच सोसाइटी 18th सेंचुरी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स। और ये उपाय काफ़ी नहीं हुआ, और जिसकी वजह से जो फ्रेंच सोसाइटी था उसको 18वीं शताब्दी में 3 स्टेट में बांटा गया। द ओनली मेंबर्स थर्ड स्टेट पेड टैक्स, और जो तीसरा था वो स्टेट सिर्फ वही टैक्स पेड करता था, बाकी दो नहीं करते थे। सोज द सिस्टम एंड स्टेट फ्रेंच सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज प्रेजेंट मेड अप 90% ऑफ पॉपुलेशन, और जिसमें कि 90% पॉपुलेशन होते हैं। हाउ ओनली द स्मॉल नंबर ऑफ देन ओन लैंड एंड कल्टिवेटेड, about 60% लैंड ओन एंड नोबल्स, चर्च एंड अदर्स रिचर मेंबर्स एंड थर्ड स्टेट। ठीक है, कुछ तो जो थे व्यापारी या चर्च के जो बड़े बड़े लोग थे उनके पास थे, और कुछ जो थे वो अमीर आदमी पे, यानी कि 60% लैंड इन लोग के पास था, है ना। जो अमीर लोग थे या तो कहीं ना जान पहचान था या कुछ अच्छे पोस्ट पे थे, इन्हीं लोग के पास था। ठीक है। द मेंबर ऑफ फर्स्ट 2 स्टेट बाज क्लिगरी, एक उनको क्लिगरी कहा गया, हाँ ठीक है, सिलर्जी नहीं, द नोबिलिटी एंजॉयड सर्टन प्रिविलेजेस एंड बर्थ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द वाज एग्जम्पशन फ्रॉम द पेइंग टैक्सेस एंड स्टेट्स। तो ये जितने मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इनको क्या टैक्स में कोई छूट दी जाती थी, किनको, नोबल्स लोग को, यानी जो शहर में बड़े लोग हैं, खास लोग हैं ना, उन सबको। ठीक है। एंड द नोबल्स फर्दर एंजॉयड फेडरल प्रिविलेजेस, तो उनको एकदम एक तरह से ख़ानदानी प्रिविलेज मिला हुआ था कि उनको एकदम सब कुछ मिल रहा था आराम से। ठीक है। दिस इंक्लूडेड फेडरल ड्यूज एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पीजेंट्स, और इसका असर किसानों पर पड़ रहा था। पीजेंट्स वर ओबलाइज्ड एंड रेंडर सर्विस टू लॉर्ड एंड टू वर्क हाउस फील्ड्स टू सर्व इन आर्मी एंड पार्टिसिपेट बिल्डिंग रोड्स। तो ज़्यादातर लोग थे कुछ सर्विस में जुड़े हुए थे, जो मज़दूर थे, क्योंकि खेती था नहीं, खेत करने कुछ था नहीं, उनके पास खेती नहीं रहा तो क्या करोगे, कहीं ना कहीं मजदूरी करनी पड़ेगी पेट पालने के लिए। तो वही हाल था यहाँ पर। द चर्च टू एक्सट्रैक्ट एंड देयर टैक्सेस कॉल्ड तिथीस, चर्च भी क्या करते थे, टैक्स निकालते थे, ठीक है, फ्रॉम पीजेंट, किसानों से। एंड फाइनली ऑल द थर्ड स्टेट्स हैड टू पे टैक्स स्टेट, इसका मतलब जो सिर्फ तीसरा स्टेट था सिर्फ वही टैक्स पे करता था। ठीक है। एंड उनको तिथिस कहा जाता था, जो लोग जहाँ पे क्या चर्च किसानों से जो टैक्स इकट्ठा करती थी। ठीक है। दीज इंक्लूडेड डायरेक्ट टैक्स, कुछ डायरेक्ट टैक्स मिलते हैं जैसे टाइला, एंड द नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, कुछ इनडायरेक्ट टैक्स थे विच वर आर्टिकल एवरीबडी कंजप्शन सॉल्ट, तंबाकू, यहाँ तक कि जैसे नमक पे और तंबाकू पे भी टैक्स लग गया था। द बर्डन ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटी स्टेट थ्रू द टैक्सेस वाज बॉर्न अ थर्ड स्टेट लोन, और ये जो बोझ था फाइनेंशियल का, ये तीसरे स्टेट को जन्म देता है ना, कि मतलब ज़्यादातर वो लोग थे जो टैक्स पे करते थे।